नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र है जो कि 2022 एडिशन का है और ये 8 खंडों में चतुर्थ खंड है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में अभी तक हम लोग जो है इसके चैप्टर वाइज अध्ययन करते आ रहे हैं और इस पुस्तक के बारे में विशेष कुछ जानकारी देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये ज़रूर बनता है कि आप लोग इस पुस्तक से भली भांति परिचित जरूर हैं। तो बिना विलंब किए हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के पास और बात करते हैं विषय सूची के बारे में और अध्ययन करते हैं कि विषय सूची को अभी तक हम लोगों ने कितने अध्याय को देख चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी अनुक्रमणिका को, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। तो इसमें अध्यायवार हम लोग अध्ययन करते हुए अभी तक हम लोगों ने 26 अध्याय को कंप्लीट कर चुका है और इस वीडियो में हम लोग 27वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं जो कि राज्यपाल से संबंधित है। और राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये देखने को मिला है कि इसके डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट प्रश्न दरोगा हो या कोई भी स्टेट का पीसीएस हो उसमें डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके एक एक लाइन को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के पास जो कि 27वां अध्याय है राज्यपाल से संबंधित। और एक बात और यहाँ पे बता दूं कि अभी तक आप लोग 26 चैप्टर को नहीं देखे हों तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पूरे के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं और देख करके उससे आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो इस तरीके से ये राज्यपाल से संबंधित टॉपिक है और राज्यपाल के संबंधित टॉपिक को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके नोट्स को। इसका नोट्स जो कि कह रहा है, भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसी कि केंद्र स्तर पर है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के संदर्भ में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 154, अर्थात अनुच्छेद 154 के अनुसार ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। फिर बात करें अनुच्छेद 153 के बारे में, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है, सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद में देखें तो अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होता है। अनुच्छेद 202(3) का उपखंड क है, उसके अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां या भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 239(क)(5) के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। इसके बाद में वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया।
अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है धन विधेयक न होने पर, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित कर लेगा या घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ तक रहा दोस्तों राज्यपाल से संबंधित नोट्स, और अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके प्रश्न कोष को। पहला प्रश्न जो कि कह रहा है, संविधान के मसौदे के निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। उसके बाद में निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। और चौथा सही हो जाएगा कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता था। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस संदर्भ में 1 नंबर कथन और 3 नंबर और 4 नंबर ये कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित हो। दोस्तों कृष्णमाचारी, जीबी खेर, उसके बाद में जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देगी। और चौथा पॉइंट जो बता रहा है वो है दोस्तों, केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा। और पांचवा है, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राज्यपाल है जो कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 4 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। दोस्तों किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 5 नंबर जो कि कह रहा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 155। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से पढ़ते हैं। पहला कथन है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है, वह
एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके लिए दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ये जो कथन 2 है और उसके बाद में कथन 4 है, अर्थात उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए और कथन 4 के अनुसार वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2 और 4 जो कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहली अर्हता है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरी है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतुक के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। इस तरीके से दोस्तों पहले कथन को देखते हैं, जो कि कह रहा है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। इसके बाद में दूसरा कथन कह रहा है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। इस तरीके से चौथे पॉइंट को देखें, जो कि कह रहा है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कथन 1, 3 और 4 ये बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। दोस्तों राज्यपाल की पद की शपथ ग्रहण की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसके पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। दोस्तों पहला कथन है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। चौथा है सामान्यतः यह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि चारों का चारों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी चारों के चारों जो कथन है वो बिल्कुल सही है राज्यपाल के संबंध में या गवर्नर के संबंध में। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) में कथन 3, अनुच्छेद 155 में कथन 1, अनुच्छेद 156(1) में कथन 2 तथा अनुच्छेद 156(3) में कथन 4 सन्निहित है। इस प्रकार से दिए गए चारों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों जो कथन सत्य नहीं है उसका चयन करना है। सबसे पहले कथन को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और चौथा कथन जो है वो कह रहा है यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है और प्रश्न में कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे सही करना है, उसे चुनना है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से उसे पदच्युत कर सकता है। दोस्तों ये बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। इस बात को कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(1) में। इस तरीके से अगले पॉइंट को देखें, जो कि कह रहा है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात राज्यपाल को जो है वो राज्य व्यवस्थापिका नहीं हटा सकती है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसके साथ ही दोस्तों अन्य प्रश्नोत्तर कथन जो है वो सही है और जो 4 नंबर कथन था वो गलत है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दोस्तों पहला निष्कर्ष है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, और दूसरा निष्कर्ष है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। इस तरीके से नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं और उन कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोनों ही नहीं निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व भी हटा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के परंतुक के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस प्रकार से दोनों ही कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अनुच्छेद 156(1) के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों सही कथन की बात करें तो सबसे पहले कथन को देखते हैं। पहला कथन कह रहा है भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह कथन जो है वो सही नहीं है। दूसरा कथन है भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह कथन जो है वो भी सही नहीं है। अगले कथन को देखते हैं। कथन सी, जो कि कह रहा है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156(1) में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 153 के परंतुक के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 239
क 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहां की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर के जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा के द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाने जाना लगा। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित करके वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 से सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंधित संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1965 में वहां राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के माध्यम से किया जाने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। दोस्तों, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 20 नंबर, जो कि कह रहा है राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाती हैं। दोस्तों, राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो हैं वो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं अनुच्छेद 202(3) का उपखंड क के तहत। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? इसके शक्तियों को देखें तो पहला है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरूपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद वाले कथन को देखें तो इसके बाद वाला कथन है दोस्तों, मंत्रियों की नियुक्ति करना, जो कि सही नहीं है। और तीसरा कथन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये कथन बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कथन 1 और कथन 3 सही हो रहे हैं। और चौथा कह रहा है कि राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये कथन सही नहीं है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन 1 और 3 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इस प्रकार से कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। यह भी राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य विधानमंडल की सलाह के बिना करता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। इस तरीके से 23 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। दोस्तों वो है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, और अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, और चौथा है विधेयिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए इतना कार्य कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि 1, 2, 3 और 4 जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा है अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा है दोस्तों किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 200 के तहत कर सकता है। चौथा पॉइंट है विधेयक द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अनुच्छेद 200 का परंतु। इसके अतिरिक्त राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? वह है दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोक लगाने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? वह है दोस्तों अनुच्छेद 200। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, जो कि कह रहा है
किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया, और वो अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य के विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो वह अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस प्रख्यापित कर सकेगा। अनुच्छेद 213(2) क के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समावेत होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। इस तरीके से 28 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वह है दोस्तों अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। दोस्तों वो आवश्यक है राज्य के विधायिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। वह है दोस्तों अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता है। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। इस तरीके से देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर का चयन करिए। दोस्तों पहला कथन है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, अर्थात राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। ये कथन सही नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे कथन को, जो कि कह रहा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये कथन सही है। इस तरीके से चौथा कथन है उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ये कथन सही नहीं है। हम लोगों ने देखा कि कथन 1 और कथन 3 सही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कथन 1 और कथन 3 सही है। इस तरीके से देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 168(1) के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है तथा अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश से के निलंबन,
परिहार और लघुकरण की शक्ति, ये जो न्यायिक शक्ति है वो प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यह कथन जो है वो सत्य नहीं है राज्यपाल के संदर्भ में। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं है। इस प्रकार से कथन ए, सी एवं डी सत्य है। वस्तुतः अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को दंड का राज्यपाल प्रतिलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण या उसे क्षमा कर सकता है अथवा दंडादेश जिसमें मृत्यु दंडादेश शामिल है उसका निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्यु दंडादेश को वह क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उसके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कारण को। कारण आर कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। इस तरीके से कथन ये जो है दोस्तों वो गलत है और कारण आर जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कथन ए गलत है और कारण आर सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधि की कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध किसी भी न्यायिक में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध असंतोष का दावा करने वाला दीवानी अर्थात सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना या उनके कार्यकाल में देने को 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही नहीं है जबकि कारण संवैधानिक प्रावधानों के तहत सही है। इस तरीके से इसका अभिष्ट उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी। दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और दूसरे कथन को देखते हैं जो कि कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इस तरीके से दोनों कथन सही हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कथन 1 संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में तथा कथन 2 अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद 361 के खंड 2 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है। इसके खंड 4 के प्रावधानानुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्नगत दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। दोस्तों जो सही नहीं है वो है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है
संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ऐसे ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में भी अनुच्छेद 163(3) में प्रदान की गई है। अन्य सभी विकल्प जो है वो कथन सही है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। वह है दोस्तों राज्यपाल के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रियानुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। वो है दोस्तों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश, जो कि तत्कालीन संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उसकी राज्यपाल रही थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी है। वो बनी है दोस्तों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 40 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसके स्मृति में। दोस्तों प्रतिवर्ष 13 फरवरी को ही महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, कह रहा है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हुआ था। वे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला रही थी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न कह रहा है पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो रही थी पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मजा नायडू। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, कह रहा है पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू रही थी जिनका कार्यकाल था 1956 से लेकर के 1967 ईस्वी तक, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थी। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो कि 30 जुलाई 2019 से रहे हैं और विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल रही थी 1962 से लेकर के 1964 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह है दोस्तों डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, कह रहा है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे तथा वे 1980 से 1984 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। वे उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे थे 1977 से 1980 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 43 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वे थे दोस्तों रघुकुल तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रघुकुल तिलक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे जिन्हें अक्टूबर 1980 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 ईस्वी में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था जो कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। दोस्तों वो रहा है सरकारिया आयोग 1983। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। ध्यातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं
की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 ईस्वी को न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में अन्य सदस्य रहे थे, उसमें बी शिवरामन एवं डॉक्टर S.R. सेन इसके आयोग का एक गठन किया था और वो सरकारिया आयोग गठित हुई थी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा दोस्तों राज्यपाल से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उसका हम लोगों ने विमोचन किया है और उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया है। इस तरीके से हम लोग अपने सेशन को यहीं पे स्थगित करते हैं और यहाँ तक प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उनसे अवगत होंगे। इस तरीके से अपने सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।